जो पोस्ट 1857 इरा है वो ब्रिटिश एम्पायर का किस तरह होता है। तो जो 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रशासन क्राउन के पास जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन टेकन ओवर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। और ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय अग्रयाल में बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स को डिविडेंड्स दिए गए, लाभांश दिए गए। जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे पोस्ट 1857 ये क्वाइट डिफरेंट थे इन कंपैरिजन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। एक बड़ा फेवरेट सवाल है यूपीएससी का कि 1858 इज ए डिवाइडिंग लाइन इन इंडियन हिस्ट्री। आप उस सवाल को ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको आंसर मिलना उसका भी शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये अगर मैं 1967 से मैंने पेपर सिविल सर्विसेज देखे हैं, आईएएस देखे हैं, तब से अगर देखोगे सवाल 4 से 5 बार आ चुका है। तो 1858 में जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास होता है उसमें जो पावर थी ब्रिटिश इंडिया को गवर्न करने की वो कंपनी के हाथ से वो चली जाती है क्राउन के पास। तो अर्लियर द पावर विच wielded बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इज नाउ wielded बाय द क्राउन। और जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया था उस अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे जो अल्टीमेट कंट्रोल है वो पार्लियामेंट का जाता है। तो जो एक इंडिया को जो उन्होंने ट्रांसफर किया अथॉरिटी को, तो जो पहले डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी हुआ करते थे इस नया कंपनी के, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैंने आपको पढ़ाया था डायरेक्टर ऑफ कहते हैं फिट्स के इंडिया एक्ट में। अब जो पहले डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास पावर थी वह आ गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, राइट ऑन पॉइंट। ये चीज क्लियर नहीं हो पाती है, राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट कि जब 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और जो डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी था इसका जो पावर था अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लगा एडेड बाय ए काउंसिल। क्लियर? यस रश्मि, एनी प्रॉब्लम? अब जो दूसरा इशू, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था वो क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ये क्या था? इट वाज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। और जो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? जो कि मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट है तो रिस्पॉन्सिबल हो गया पार्लियामेंट के लिए। क्लियर? तो अल्टीमेट पावर कहां चली गई? पार्लियामेंट की। और जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है इसका इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है, तो इंडियन पीपुल्स के लिए इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जस्ट ट्राई टू सी दिस इशू वेरी वेरी केयरफुली कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इफ आई एम फास्ट यू स्टॉप मी बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये सवाल बहुत आते हैं। जो हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो क्या था? ब्रिटिश कैबिनेट का पार्ट था। और वह ब्रिटिश कैबिनेट का अगर पार्ट है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कहां होगा? पार्लियामेंट के लिए। और पार्लियामेंट इंग्लैंड की थी, इंग्लैंड की जनता चूज करती थी, भारत से कोई लेना नहीं था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट टुवर्ड्स इंडियन इज एब्सोल्यूट जीरो। अब जो काउंसिल था, काउंसिल ऑफ जो काउंसिल था इसको क्या बोलते थे? इंडिया काउंसिल। यह बहुत बदनाम काउंसिल। जो काउंसिल थी इसको बोलते थे इंडिया काउंसिल। ये क्या करती थी? यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस करती थी। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया काउंसिल के डिसीजंस को ओवररूल कर सकता था।
जो इंडिया काउंसिल थी इसके किसी भी डिसीजन को बाय ओवर कर सकता था। तो बाई 1869 जो काउंसिल थी, इंडिया काउंसिल, कंप्लीट सबऑर्डिनेटेड थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और अंडर द एक्ट जो गवर्नमेंट था वह कैरिड ऑन ऐसे जैसे पहले हो रहा था। गवर्नर जनरल को टाइटल दी गई वायसराय की, वो जो क्राउन का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव था, वर्ड लिया पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, उसको पैसा मिलता था 2.5 लाख रुपीज ए ईयर, बहुत बड़ा अमाउंट था। और डेली अलाउंसेस, ह्यूज सैलरी, 2.5 लाख रुपया एक साल में 1858 में ह्यूज अमाउंट था। जैसे समय बीता, जो वायसराय की ताकत थी खत्म होने लगी और वो सबऑर्डिनेट हो गया, वह सबऑर्डिनेट हो गया। उसके पास सिर्फ एक्सक्यूशन पॉलिसी को एक्सक्यूट करता था बस, उसके पास पॉलिसी मैटर कुछ नहीं रह गया। अब जो ये वायसराय की पावर थी, तकरीबन ऐसी पावर पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के समय भी आ गई। जो पिट्स ऑफ इंडिया का एक्ट के समय गवर्नर जनरल था, वो भी कंप्लीट कंट्रोल में था ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट और 1858 एक्ट, बोथ एक्ट were controlling the power of the governor general of the viceroy. तो जो चार्टर बनते गए वो क्या कर रहे थे, वो लंदन से कंट्रोल कर रहे थे। तो जो इंडिया एक्ट 1858 था, यह ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंडिया पर कंट्रोल बढ़ा रहा था। इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट, इट हैज कंट्रोल्ड द इंडिया कंप्लीटली बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो पहले क्या हुआ करता था, जो एक ग्रेट डील ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर था, वह किसके पास था, वह गवर्नर जनरल हाथ में छोड़ दिया जाता था। उसका कारण क्या था कि जो लंदन से इंस्ट्रक्शंस आते थे उसको आने में समय लगता, फ्यू वीक्स लगते थे। तो जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस थे उसको करने का काम इनको दिया जाता था। लेकिन उससे हुआ क्या, लेकिन जब 1870 में एक सबमरीन केबल बनी रेड सी में और इंग्लैंड इंडिया बीच में, तो ऑर्डर लंदन से फास्ट आ गए। तो जो एक ट्रांसपोर्टेशन का विस्तार हुआ, उस ट्रांसपोर्टेशन के विस्तार में अब एक सवाल यहीं से आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के विस्तार में गवर्नर जनरल वायसराय के पावर को कंट्रोल किया। When in 1870 a submarine cable was laid through the Red Sea, इंडिया और इंग्लैंड के बीच, तो जो ऑर्डर्स थे फ्रॉम लंदन बहुत फास्ट इंडिया में कुछ घंटों में आ जाते थे। इसने क्या हुआ, इससे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पावर है बढ़ गई, वह माइन्यूट छोटी छोटी घटनाओं पर कंट्रोल करने लगा, वह आवरली बेसिस पर कंट्रोल करने लगा। इंडियन की जो वॉइस थी वो कुछ नहीं थी। जो इंडिया काउंसिल थी या ब्रिटिश कैबिनेट थी, इसमें पार्लियामेंट इंडिया का कोई रोल नहीं था। तो इंडिया का कोई भी अप्रोच हो ही नहीं सकता था। तो जो इंडिया के मास्टर्स थे वो बहुत दूर रहा करते थे। तो इस कंडीशन में जो इंडियन ओपिनियन थी उसका गवर्नमेंट पर कोई असर नहीं पड़ता था। There is no issue of impacting the Indian opinion in the government of the crown. अब इसके साथ क्या हो रहा था, तो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, वो अपने इन्फ्लुएंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे बढ़ा रहे थे। वो क्या चाह रहे थे कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हो वो इस तरह से चले जो उनके हितों को पूरा करे। दे वांट टू फुलफिल देयर इंटरेस्ट वाया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। दैट्स व्हाई द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज मोर रिएक्शनरी after 1858 in comparison to the earlier time. और जो एक लिबरलिज्म का जो एक आवरण था, the facade of the liberalism, even the pretense of the liberalism has given up. तो 1858 में जो गवर्नर जनरल को एक एक्सिक्यूटिव अपावर कर दिया, 1858 एक्ट प्रोवाइड किया गवर्नर वुड हैव एन एक्सिक्यूटिव काउंसिल, और जो उसके मेंबर्स एक्ट से हेड ऑफ different departments and as his official advisor. अगर ये पोजीशन आई, this position of members similar to the cabinet,
ministers. So originally there were 5 members council, but by 1918 there were 6 members, apart from commander in chief, जो हेड करता था आर्मी डिपार्टमेंट को. अब काउंसिल क्या करती थी, डिस्कस करती सारे इंपॉर्टेंट मैटर को और डिसाइड करती थी बाय मेजॉरिटी वोट. इन गवर्नर जनरल के पास पावर दी गई टू ओवरराइड एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द काउंसिल. अगर देखा जाए इनफैक्ट ग्रेजुअली ऑल पावर वाज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर जनरल. तो जो इंडिया के अंदर एक तो सारा चीज कंट्रोल कर रही थी इंडिया काउंसिल एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लेकिन इंडिया में गवर्नर जनरल को धीरे धीरे पावरफुल बनाया जा रहा था टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी डिसीजंस टेकन बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. अब हम थोड़ा से 1861 के एक्ट की थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं. जो 1861 का एक्ट आया, इंडिया काउंसिल एक्ट 1868 आया, इसने इनलार्ज किया गवर्नर जनरल की काउंसिल को. किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग लॉज. पहला आंसर, पहला क्वेश्चन, पॉपुलर a grain of popular elements introduced via 1861. A grain of popular element was introduced via 1861 Act. तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को इनलार्ज किया गया इस पर्पस से कि जो गवर्नर जनरल की जो लॉ मेकिंग कैपेसिटी है उसको हेल्प करने के लिए इंपीरियल काउंसिल आया. तो व्हाई इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल केम? द पर्पस ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव, लिखिए द क्वेश्चन. Purpose of introducing Imperial Legislative Council in 1861. क्या पर्पस था? Making law in this capacity, it was not said the Governor General was authorized to add his Executive Council. एक क्या हो गया? Imperial, so दूसरा क्या हो गया? Executive Council. There's two things. तो गवर्नर जनरल के पास लॉ मेकिंग के लिए आया Imperial Legislative Council और उसको अपने काम है एग्जीक्यूटिव काउंसिल. इसमें 6 से 12 मेंबर हुए. अब आप इससे एक चीज और अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉ मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिफरेंस करने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई. अब जब कॉन्स्टिट्यूशन का हम आपको बैकग्राउंड पढ़ाएंगे तो हम और डिटेल में बात करेंगे. तो लॉ मेकिंग में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक गैप स्टार्ट हो गया. जो उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर का था उसमें क्या था? हाफ हैड टू बी नॉन ऑफिशियल, हु कुड बी इंडियन और इंग्लिश. जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसके पास कोई रियल पावर नहीं थी, इसलिए इसको किसी तरह से पार्लियामेंट की तरह नहीं देखा जाना चाहिए. इवन वीक पार्लियामेंट नहीं थी. यह क्या थी? इट वॉज मियरली एन एडवाइजरी बोर्ड. यह किसी भी बात को, किसी भी इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस नहीं कर सकती थी. इसके पास कोई भी फाइनेंशियल मेजर्स नहीं थे. गवर्नर के अप्रूवल के, प्रीवियस अप्रूवल के, गवर्नर के ब्याह के बगैर यह कोई भी कंट्रोल बजट पर नहीं कर सकती थी. यह कोई भी ऐसा एक्शन डिस्कस नहीं कर सकती थी एडमिनिस्ट्रेशन का विदाउट अप्रूवल. Member could not even ask questions about them. तो यह जो क्या है कैरेक्टर ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो जो 1861 का एक्ट था, इस एक्ट को देखें तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसका कोई कंट्रोल, नो कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव. अगर राइट नाउ देखें तो हमारी जो लोअर हाउस है, जो हमारा लोकसभा है, लोअर हाउस और लोकसभा, इट हैज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, है
has control over executive. But under 1861 एक्ट इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई कंट्रोल नहीं था, एग्जीक्यूटिव पर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं था, कोई भी बिल पास नहीं हो सकता था जब तक गवर्नर जनरल का अप्रूवल ना हो। साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को डिसअलाउ एनी ऑफ दिस एक्ट्स। See the three layer, पहली बात, देखिए थ्री लेयर, लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। लेयर 1 क्या है? एग्जीक्यूटिव पर लेजिस्लेटिव का कोई कंट्रोल नहीं था। लेयर 2 क्या है? कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता था जब तक गवर्नर जनरल अप्रूव न करता हो। व्हाट इज द नेक्स्ट लेयर? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसी भी चीज को डिसअप्रूव कर सकता था। व्हाट इज अल्टीमेट एनालिसिस? अब देखिए, इसी को बड़ा तो सवाल ना गलत जाएगा। दिस क्वेश्चन, इसी को आप चेंज करो क्वेश्चन में, एबीसी तीनों लेयर को एक साथ ले आओ, 100% गलत हो जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल का फंक्शन क्या था? सिर्फ एक फंक्शन था कि जो भी ऑफिशियल मेजर्स पर ठप्पा लगाओ। ओनली रोल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज हैविंग टू अप्रूव द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। जो भी काम किया गया उस पर ठप्पा लगाओ, और उससे क्या हो गया? एक अपीयरेंस आया, लेजिस्लेटिव बॉडी ने पास कर दिया। एक धोखा कि जो भी काम किया जाए उस पर से साइन करा लो, और इट विल गिव एन अपीयरेंस कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको अप्रूव किया हुआ है, नथिंग एल्स। तो अगर सिद्धांत रूप में देखें तो जो अगर हम सिद्धांत देखें तो जो नॉन ऑफिशियल इंडियंस थे, इनको ऐड किया गया था कि ये इंडियन व्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? बहुत से अंग्रेजों का विश्वास था कि हम 1857 का विद्रोह क्यों हुआ? बिकॉज वी वेर नॉट अवेयर ऑफ द इंडियंस व्यू पॉइंट। Why 1861 Act came to existence? Because the Britishers were having the opinion that because we are not able to understand, or we are not having the Indian viewpoints, that's why there was a revolt of 1857. If we'll include the non-official members of Indians and we'll understand their viewpoint, then further revolt can be avoided in the country. Clear? लेकिन जो इंडियन मेंबर्स थे काउंसिल में वो बहुत कम थे, वह इलेक्टेड नहीं होते थे बाय इंडियन, नॉट इलेक्टेड बाय इंडियन पीपल। कैसे होते थे? नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल। यह गवर्नर जनरल से नॉमिनेट होते थे, और उनकी चॉइस क्या थी? प्रिंसेस, जमींदार, उनके अपने मिनिस्टर्स, बड़े बड़े मर्चेंट्स, रिटायर्ड सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो जो लोग चुने भी जाते थे, भाई कुछ चुनाव होता नहीं था, वो नॉमिनेट करते थे, तो नॉमिनेट उसको करते थे जो उनके अपने चमचे होते थे। तो द नॉमिनेशन वाज विद द सूटेड पर्सन, जिनको सूट करते थे। वह अगर इंडियन मासेस का रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो किसी भी तरह से इंडियन मास का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते थे। जो ग्रोइंग नेशनलिस्ट ओपिनियन थे उसको रिप्रेजेंट नहीं करते थे, और जो गवर्नमेंट के प्रोसेस थे इसमें का कोई रोल नहीं था। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे ही रही जैसे 1858 के पहले थी, एन एलियन डिस्पोटिज्म, एक विदेशी अधिनायकवाद रहा, यह एक एक्सीडेंट। अब ये सवाल बनाइए, ये क्वेश्चन,
ये एक्सीडेंट नहीं था, ये कॉन्शियस पॉलिसी थी। इट वॉज ए कॉन्शियस पॉलिसी। क्लियर? बोलो। कई बार लगता है कि ऐसा तो नहीं, कितनी कोशिश के बाद भी चीज क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है। इट्स मेन प्रॉब्लम विद टीचिंग। क्या है, बहुत लोग नए ज्वाइन करते हैं, उनको आते ही लगता होगा कि पहले दिन कहाँ मैं आके ट्रैप हो गया। अब हम आते हैं, अब आते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को लेकर। जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, अब ब्रिटिश ने क्या किया, इंडिया को डिवाइड किया इन सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस में अपने कन्वींस के लिए। तो तीन उनके पास प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, कलकत्ता और बंगाल। तो बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, इनको बोलते थे प्रेसिडेंसी। अब प्रेसिडेंसी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था कौन चलाता था? गवर्नर, और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल तीन लोगों की थी, जिनको अपॉइंट कौन करता था? क्राउन करता था। जो प्रेसिडेंसी की गवर्नमेंट थी उसके पास ज्यादा पावर थी इन कंपैरिजन टू अदर प्रोविंसेस। अदर प्रोविंसेस कौन चलाता था? लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एंड चीफ कमिश्नर्स। उनका अपॉइंटमेंट कौन करता था? गवर्नर जनरल। तो नाउ सी द डिफरेंस। The governors of the presidencies were appointed by the crown, but governors of the non-presidency states, that's the lieutenant governors and chief commissioners, ये अपॉइंट करता था गवर्नर जनरल। तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वह एक बड़ी पावर एंजॉय करती थी ऑटोनॉमी बिफोर 1833। जब उनकी पावर टू पास, जब उनकी पावर जो लॉ पास करने की है वो टेकन अवे कर ली। 1833 इंपॉर्टेंट फेज था। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो एंजॉय करती थी ग्रेट डील ऑफ ऑटोनॉमी बिफोर 1833। उसके बाद उनकी जो पावर टू पास लॉज वो ले ली गई, और उनके जो एक्सपेंडिचर है वह सेंट्रल कंट्रोल में आ गए। लेकिन यह जो एक्सपेरिमेंट है भारत ऐसे बड़े देश में चल नहीं पा रहा था। यह जो एक्सपेरिमेंट है भारत ऐसे बड़े देश में चल नहीं पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 1861 के एक्ट से उन्होंने इसको चेंज किया, और जो सेंट्रलाइजेशन का जो इशू था, सेंट्रलाइजेशन के इशू को डायल्यूट करना शुरू किया। तो जो 1861 का एक्ट है यह एक टर्निंग पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन के धारा को बदलने का। उसने क्या बोला कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स सिमिलर टू सेंटर एस्टैब्लिश की प्रोविंसेस में। पहले प्रोविंस कहा है, बॉम्बे में, मद्रास में और कलकत्ता। तो सेकंड क्या? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो प्रोविंशियल काउंसिल थी यह भी एक एडवाइजरी बॉडी थी, जिसमें ऑफिशियल्स एंड 4 to 8 नॉन ऑफिशियल्स इंग्लैंड इंग्लिश में हुआ करते थे। इनके पास भी कोई ताकत नहीं थी। तो ये क्या हो गया? 1861 के एक्ट में सेंट्रल और प्रोविंस के लेजिस्लेशन को कैसे हमारे सामने रखा, कैसे हमारे सामने रखा। अब जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, अब क्या है, अब आते हैं बजट पे। जो फाइनेंस था, फर्स्ट डायरेक्शन सेंट्रल और फाइनेंस के डायरेक्शन को सेपरेट करने का लिया लॉर्ड मेयो ने। ये सवाल आ चुका है, ऑलरेडी 1870 में लॉर्ड मेयो ने लिया, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट था उसको फिक्स सम दिया गया आउट ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जल्दी उनको लगा कि शायद ये अच्छा स्टेप न हो, तो उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने सेंट्रल ने प्रोविंस को कुछ हेड्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैसा देना शुरू किया, और कहा अब वह
इसको खर्च करें जैसा खर्च करना चाहते हैं, और वो इसको बढ़ा और घटा सकते हैं अपने डिपार्टमेंट से विद इन द लिमिट्स ऑफ टोटल फंड्स। अब ये लॉर्ड लो की जो स्कीम थी 1877 में, लास्ट में लॉर्ड लिटन, उन्होंने क्या बोला, ट्रांसफर किया प्रोविंस सर्टेन अदर हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, लैंड रेवेन्यू, एक्साइज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ जस्टिस। तो एक हेड का यहाँ आ रहा है और एक ही आ रहा है। तो मेयो एंड लिटन अब इस एडिशनल एक्सपेंडिचर के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या दिया, ए शेयर ऑफ द इनकम रिलाइज फ्रॉम दैट प्रोविंस फ्रॉम सेंटर। अब देखिए सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो हम आज रह रहे हैं उसका आपको हल्का सा कुछ अंदाजा दिखा है। पहले में क्या है, देखिए दोनों का फर्क देखिए, ए एंड बी, जस्ट सी द डिफरेंस। आई एम ट्राइंग, I have created the purposefully like this. A and B. A भी क्या है, जो लॉर्ड म्यो ने क्या किया, लॉर्ड म्यो ने कुछ हेड दिए, पुलिस, जेल, एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज एंड रोड्स, और उनको फिक्स सम दे दिया। यहां पर क्या है, यहां पर है फिक्स्ड सम्स आउट ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू। म्यो के बाद आते हैं लिटन। तो लिटन ने क्या बोला, उन्होंने कुछ और हेड ट्रांसफर कर दिए, लैंड रेवेन्यू, एक्साइज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड जस्टिस। अब इस एडिशनल एक्सपेंडिचर को कैसे में क्या गया, जो सरकार, जो केंद्रीय सरकार थी, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जो पैसा पाती थी उसका, उस प्रोविंस के शेयर का एक भाग देने लग गई, लाइक स्टैम्प्स, एक्साइज एंड इनकम टैक्स। हुआ इतना बताया। Anyone wants to repeat it? बोले, clear or not clear? Anyone want to repeat it? No. एग्जाम में लिख के आना है, योर कॉपी नीड टू बी डिफरेंट। आपकी जो कॉपी है वो आम एस्पायरेंट से अलग होनी चाहिए। That's I'm trying to we are trying to put a lot of effort कि कैसे आपकी कॉपी आम एस्पायरेंट कॉपी से अलग। इसके बाद 1882 लॉर्ड रिपन। अब कई बार आपको लगता है कि क्यों पूछा जाता है, क्रम बताइए कि क्रम क्यों पूछा जाता है। मेयो, लिटन, रिपन, ए बी सी, कौन इनका क्रोनोलॉजिकल टाइम बताइए। ए बी सी, बी सी ए सी बी। अब इसमें से कुछ कहते हैं, आप बताइए कौन सही, क्यों। यह आप देखिए ना, ऐतिहासिक रूप से घटनाएं घट रही हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज के पेपर को एनालाइज करें, आपको कुछ गलत नहीं दिखेगा। एक प्रक्रिया के तहत वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए लिटन, मेयो, लिटन और रिपन का काफी से पूछते हैं, क्योंकि इन तीनों ने जो एक फाइनेंस का सिस्टम था उसमें इंटरेस्टिंग काम किया हुआ था। अब रिपन आते हैं, मेयो, लिटन के बाद रिपन आता है। अब रिपन ने क्या किया, रिपन ने जो ये फिक्स ग्रांट था, ये इसको खत्म कर दिया। अगर देखें तो जो मेयो का और लिटन का था, केंद्र राज्यों को फिक्स ग्रांट दे रहा था, इन्होंने फिक्स ग्रांट खत्म कर दिया। क्या किया, इंटायर इनकम विद इन इट्स फ्रॉम सर्टेन सोर्सेस, फिक्स शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो जो ऑल रेवेन्यू सोर्सेस थे वो डिवाइड हो गए, जनरल, प्रोविंशियल एंड
divided between center and the province. देखिए फिर आप सेंटर से रिलेशन आ गया, सेंटर से रिलेशन आ गया, इन्होंने उसको चेंज कर दिया। तो अब क्या हो गया, जो सारा सोर्स 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गया। जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट हुआ सेंटर का और प्रोविंस का, हर 5 साल में रिव्यू होगा। तो इन थ्योरी एज इन प्रैक्टिस सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम रही और कंटिन्यू रही अपनी इफेक्टिव कंट्रोल को एक्सरसाइज करने के लिए। सवाल क्या बनाइए आप, सवाल लिखिए, What was the center-state relationship in 1861 Government of India Act? 150 words. What was the center-state relationship? What is the center and provincial financial relationship? In the Indian Council, Government of Indian Council Act 1861. Clear? Not clear? मजा आ रहा नहीं आ रहा? अब आते हैं तीसरा, लोकल बॉडीज। जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस कर रही थी सरकार, उसने क्या किया, इसने इसको फिर एडमिनिस्ट्रेशन को फिर डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की। कैसे कोशिश की? उन्होंने प्रमोशन देने की कोशिश की, लोकल गवर्नमेंट थ्रू म्यूनिसिपैलिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो क्या कर रहा था, वह यूरोपियन इकोनॉमी और सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर रहा था 19वीं सेंचुरी में। और इंडिया का जो इंक्रीजिंग कॉन्टेक्ट था यूरोप का, और जो न्यू मोड्स ऑफ इंपीरियलिज्म था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, उसने इस चेंजेस के लिए आवश्यक बनाना शुरू किया कि जो हमारा जो सैनिटाइजेशन है, एजुकेशन है, इस पर काम किया जाए। जो राइजिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट है, वह डिमांड कर रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इंप्रूवमेंट इन सिविल लाइफ। तो जो ये लोकल बॉडीज बन रही थी, वह जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो शुरू हुआ इंपीरियलिज्म में, जो लोग यहाँ रहने लगे, वो सैनिटेशन एक आवश्यकता महसूस हो गई। और यह आवश्यक होने लगा कि नीड फॉर द एजुकेशन ऑफ मासेस, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, बेटर रोड्स, अदर सिविक कम्युनिटीज, इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। अब गवर्नमेंट इसको इग्नोर नहीं कर सकती थी, लेकिन क्या था, गवर्नमेंट के पास फाइनेंस की प्रॉब्लम थी। फाइनेंस की प्रॉब्लम पहले से हो रही थी, और इस फाइनेंस के प्रॉब्लम के कारण उनके पास जो एक हैवी एक्सपेंडिचर था, आर्मी और रेलवे का। अब उनको फाइनेंस प्रॉब्लम क्यों थी कि उनको आर्मी और रेलवे का बड़ा हैवी एक्सपेंडिचर था। अब वह नए टैक्सेस को कैसे ले आवे, क्योंकि लोगों पर, गरीबों पर पहले ही बहुत ज्यादा टैक्सेशन था, उनके पास पहले ही बहुत टैक्सेशन था। तो ऑलरेडी टैक्सेशन हैवी रह रहा था, और गवर्नमेंट अपर क्लास को टैक्स नहीं करना चाहती थी। तो अथॉरिटीज को लगा कि जो नया टैक्स वेलफेयर के लिए है, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं लोकल से। जो एजुकेशन है, हेल्थ है, सैनिटेशन है, वाटर सप्लाई है, इन लोकल बॉडीज के हाथ दे देते हैं, वो अपना खुद फाइनेंस करें, अपना टैक्स लगाएं। ये क्या थी? एक चाल थी, एक कॉन्स्पिरेसी थी। Got it? Got this conspiracy? It was a conspiracy. कि इतना गवर्नमेंट ऑलरेडी टैक्स कर चुकी है, गवर्नमेंट पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का सारा पैसा रेलवे में लग जा रहा है,
गवर्नमेंट का सारा पैसा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके इंपीरियलिस्टिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने में लग जा रहा है। बट देयर इज ए नीड ऑफ एजुकेशन, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोकल बॉडी को पकड़ा देते हैं, वो अपना टैक्स लगावे, अपना ध्यान रहे, हमसे कोई ताल्लुकात नहीं। अब चूंकि इंग्लिशमैन और इंग्लिश के लोग भी इस बात के लिए प्रेस कर रहे थे कि यह काम किया जाना चाहिए, नेशनल मूवमेंट भी इसमें तैयार हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिया। अब ये बिलीफ दूसरा, सेकंड, एसोसिएटेड इंडियंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन से किसी तरह एसोसिएट कर देंगे तो ये पॉलिटिकली डिसअफेक्टेड नहीं रह जाएंगे। तो उनका जो पॉलिटिकल डिसअफेक्शन है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और जो यह एसोसिएशन बनेगा यह लोकल बॉडी के बेस पे यह ब्रिटिश मोनोपोली को किसी तरह इंडेंटेड नहीं करता। ब्रिटिश पावर इंडिया में किसी तरह से प्रभावित नहीं होगी, इसलिए लोकल बॉडीज 1864-1868 में फॉर्म की गई। लेकिन जो लोकल बॉडीज बनी, ये बनी किसकी, नॉमिनेटेड मेंबर्स की, और प्रिसाइडेड किया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने। तो इसलिए ये लोकल बॉडी किसी तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, और न इंटेलिजेंट इंडियंस को इसमें शामिल कर रही थी। यह किसी भी तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं था। तो यह एक जो स्टेप फॉरवर्ड लिया गया, यह एक इनएडिक्वेट था। यह लिया 1882 में लॉर्ड रिपन की गवर्नमेंट ने। तो एक रेजोल्यूशन लेट डाउन किया गया कि पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग लोकल अफेयर्स लाइक रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है आज, बिकॉज इट इज शेपिंग योर नेशनल मूवमेंट। वी आर शेपिंग द नेशनल मूवमेंट। इसको समझना बहुत जरूरी था। अब मेजॉरिटी क्या थे, जो नॉन ऑफिशियल हुआ करते थे वो इलेक्टेड बाय पीपल थे। whenever जो ऑफिशियल इट इज पॉसिबल टू यूज इलेक्शंस जहां होता था। तो जो रेजोल्यूशन था वो परमिट कर रहा था इलेक्शन ऑफ नॉन ऑफिशियल्स एज चेयरमैन ऑफ लोकल बॉडी। जो प्रोविंशियल एक्ट पास किए गए टू इंप्लीमेंट दिस रेजोल्यूशन, लेकिन जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वह माइनॉरिटी में थे और स्मॉल नंबर ऑफ वोटर्स पार्टिसिपेट करते थे। राइट टू वोट जो है सिविली रिस्ट्रिक्टेड था। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स थे वह कंटिन्यू करते थे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। गवर्नमेंट अपने राइट को रिटेन करती थी कंट्रोल करने के लिए। रिजल्ट क्या हुआ, एक्सेप्ट द प्रेजेंसीज ऑफ द कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, जो लोकल बॉडीज थी वो काम कर रही थी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरह से, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का या किसी भी तरह का कोई एग्जाम्पल प्रस्तुत नहीं कर रही थी। अब एक सवाल और क्या बन गया, लोकल गवर्नमेंट क्यों लाई गई, व्हाई इट हैज बीन स्टार्टेड, उसका नेचर क्या था। तो जो रिपन का सारा ये था, जो पॉलिटिकल कॉन्शियस इंडियंस ने वेलकम किया रिपन के रेजोल्यूशन का और एक्टिवली वर्क किया लोकल बॉडीज को, इस आशा के साथ वह ट्रांसफॉर्म करेंगे इफेक्टिव ऑर्गन्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट का। तमाम आर्मी, जो आर्मी है, अब 1857 के रिवोल्ट के बाद आर्मी को केयरफुली रीऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता समझी गई।
तो कुछ इस बात में परिवर्तन जरूरी हो गया था कि आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया जाए। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आर्मी था, जो जो कंपनी के जो फोर्सेस थे, उनको मर्ज कर दिया गया क्राउन के ट्रूप के साथ। और जो आर्मी को रिकॉग्नाइज किया गया, वो क्यों किया गया? दूसरे कोई रिवोल्ट ना हो इसको रोकने के लिए। उसके लिए कई स्टेप्स उठाए गए। उसमें जो इंडियन सोल्जर्स की तादाद थी वो कम की गई, ताकि वह आर्मी के किसी भी यूनिट में डोमिनेट ना कर सके। आर्मी में यूरोपियंस का प्रभुत्व रखा गया। प्रपोर्शन ऑफ इंडियंस इन द आर्मी को में प्रपोर्शन यूरोपियंस का आर्मी में रेज किया गया। यूरोपियन ट्रुप्स को सारे इंपॉर्टेंट प्लेस पे रखा गया। जो ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट प्लेस थे वहां पर यूरोपियन ट्रुप्स को वहां पे रखा गया, ताकि किसी भी घटना पर वो लोग कंट्रोल कर सके। जो आर्मी की क्रूशियल ब्रांच थी, आर्टिलरी, टैंक, आर्मर की, उस पर यूरोपियंस का कंट्रोल रखा गया। द ओल्डर पॉलिसी थी ऑफ एक्सक्लूडिंग इंडियंस फ्रॉम द ऑफिसर कैपेसिटी, इसको बरकरार रखा गया टिल 1914, 1914 तक कोई इंडियन सूबेदार से ऊंचे रैंक पर नहीं जा सकता था। और बैलेंस और काउंटर बैलेंस की थ्योरी अपनाई गई। जिन लोगों ने 1857 के रिवोल्ट में भाग लिया था, उनको नॉन मार्शल रेस कह दिया गया। अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, इन लोगों ने चूंकि पार्टिसिपेट किया था 1857 के रिवोल्ट में, जिन्होंने शुरुआती दौर में, इन लोगों ने शुरुआत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में मदद किया था। दे हैव हेल्प्ड टू कॉन्कर द ब्रिटिश इंडिया। दे हैव रिवोल्टेड 1857। इनको कहा गया दे आर नॉन मार्शल रेसेस, ये अब आर्मी में नहीं आ सकते हैं। तो दे वेयर नो लॉन्गर टेकिंग आर्मी के टास्क। दूसरी तरफ जिन रेसेस ने 1857 के विद्रोह को कुचलने में मदद किया था, उनको मार्शल रेस डिक्लेयर कर दिया गया। सिख थे, गोरखास, पठान, इन्होंने असिस्ट किया था। तो एक मार्शल और नॉन मार्शल रेस का डिस्टिंक्शन किया गया। जो इंडियन रेजिमेंट्स था उसको मिक्सर कर दिया गया, वेरियस कास्ट एंड ग्रुप्स, और वो ऐसा प्लेस किया गया कि सब एक दूसरे को बैलेंस करते रहे। जो ट्राइबल एंड जो रीजनल लॉयल्टीज थी उसको इनकरेज किया जाने लगा सोल्जर्स में, ताकि जो नेशनलिज्म का सेंटिमेंट है वह किसी तरह से ग्रो अप न हो। तो हर तरह की कोशिश की गई कि आर्मी को सेपरेट रखा जाए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन। उनको नेशनल आइडिया से दूर रखने की कोशिश की गई। उनको कोई न्यूज़पेपर, जर्नल, नेशनल पब्लिकेशन नहीं दिया जाता था, ताकि उनके पास किसी भी तरह से मॉडर्न आइडियाज और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की पहुंच कोई भी पहुंच न हो पाए। इंडियन आर्मी थी वो सबसे कॉस्टली अफेयर थी। इन 1904 52% ऑफ इंडियन रेवेन्यू खा जाती थी। इट एब्जॉर्ब द 52% ऑफ रेवेन्यू। क्योंकि आर्मी कई पर्पस सर्व करती थी। एक क्या करती थी, जो कॉलोनियल एम्पायर था उस कॉलोनियल एम्पायर को सेफ गार्ड करती थी। सेकेंड, ये कॉलोनियल एम्पायर को सेफ गार्ड करती थी। सेकेंड, दिस आर्मी वॉज यूटिलाइज्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। जो एशिया और अफ्रीका के एम्पायर थे, जो इनके पास एशिया और अफ्रीका का एम्पायर था, वो इनको डिफेंड करते। दूसरा, जो रशिया, फ्रांस और जापान, जर्मनी, जो तीन इनके कम्पिटिटिव इकोनॉमिज्म थे, उसको बचाने में मदद करते थे। जो इंडियन ट्रूप्स थे
वो इंडिया का डिफेंस ही नहीं करते थे, इंडिया के बाहर जाते थे, वो एम्प्लॉय किए जाते थे एशिया और अफ्रीका में भी। ऑक्यूपेशन में इस्तेमाल होता था। जो ब्रिटिश शासन की जो अल्टीमेट गारंटी थी वो कौन दे रहा था? यह दे रहे थे आर्मी के सोल्जर। इसका कॉस्ट कौन पे करता है? इंडियन रेवेन्यू। तो three major work has been assigned to the Indian Army. First, to uphold the British India. Second, to send them to Asia and Africa to hold the British imperialism. Third, to compete with the parallel imperialistic tendencies which was having the Russia, Germany and France. इसका पैसा कौन दे रहा था? इंडियंस दे रहे थे। तो 1904 में more than half budget is allocated to the army. पब्लिक सर्विस। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन के सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस थे वो ऑक्युपाई कौन करता था? ब्रिटिशर्स। तो जो सबसे प्राइज सर्विस थी इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसका एनुअल ओपन एग्जाम होता था लंदन में, इंडियंस इस एग्जाम में अपीयर कर सकते, बट यू हैव टू गो टू लंदन। और ये आसान नहीं था। सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, he was the first Indian to complete this examination in 1863. In practice, the doors of the civil services was open to India. But, sorry, in theory it was open to India, but in practice, the doors was completely barred to India. Because there are numerous issues. एग्जाम लंदन होता था, बहुत दूर था, वहां जाना आसान नहीं था, मीडियम इंग्लिश था, सिलेबस ग्रीक था, लैटिन था, जो इंडिया में पढ़ाया ही नहीं जाता था। अगर आपको सिविल सर्विस कंप्लीट करना है तो आप 1-2 साल जाके वहां पे पढ़ो, वहां का ग्रीक लैटिन आप समझो, भाषा में दक्षता लाओ। और एज कम कर दी गई। जो पहले एज हुआ करती थी एंट्री की 23 इयर्स, उसको कम करके 78 में 19 ईयर तक कर दिया गया। 1859 में एज थी 23 इयर्स, उसको 1878 में 19 ईयर कर दिया गया। जो अदर डिपार्टमेंट्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के, पुलिस, पब्लिक वर्क्स, मेडिसिन, फॉरेस्ट, टेलीग्राफ, सारी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स जो हायर पोस्ट थे वो रिजर्व थे ब्रिटिश सिटीजन के लिए। जो ब्रिटिश सिटीजन थे उनका एक तरह से कंट्रोल था सारी स्ट्रेटेजिक पोस्ट पर। ये एक्सीडेंटल नहीं था, इट वाज ए डिवाइस। ये बिलीव करते थे कि ब्रिटिश कंडीशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए रेसिज्म जरूरी है, नस्लवाद जरूरी है। इंडियन प्रेशर पे डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज को ग्रेजुअली ओपन किया गया आफ्टर 1918, लेकिन उसके बाद भी जो कंट्रोलिंग पोजीशन थी, अथॉरिटी थी, वह ब्रिटिश के साथ रही। रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट्स, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, इसने एक इंपॉर्टेंट एक क्या किया, जो अप्रोच था प्रिंसली स्टेट्स को चेंज कर दिया। उनको लगा जो अब एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज द प्रिंसली स्टेट्स हैव सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स। तो जमींदार, प्रिंसली स्टेट्स, दोनों के पर दृष्टिकोण उदार हो गया। जो पहले पॉलिसी थी टू एनेक्स, वो चेंज कर दी गई। नाउ because most of the princely states were loyal to the Britishers, they have actively supported the suppression of the revolt, therefore they have been rewarded. उनके राइट जो हेयर्स का जो डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, चेंज कर दी गई। उनको कहा गया आप अपने हेयर्स को अडॉप्ट कर सकते हो, और उनकी टेरिटरी इंटीग्रिटी को गारंटी किया गया। Why? Because they will help the consolidation of the British Empire. लॉर्ड कर्जन ने बाद में क्लियर कर दिया कि जो प्रिंसली स्टेट्स है रूल करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एजेंट्स ऑफ ब्रिटिश क्राउन। यू आर नॉट सोवरेन, नो, यू आर आवर एजेंट।
You are working there as per on my mercy. I have given you this empire to work. और जो प्रिंसेस ने इसको एक्सेप्ट किया, they also accepted this subordinated position as a junior partner. Why? इससे उनको लग रहा था उनका साम्राज्य सुरक्षित रहेगा, और इस एम को ध्यान में रख के उन्होंने एक सबऑर्डिनेट पोजीशन को स्वीकार कर लिया। और पैरामाउंट पावर के रूप में ब्रिटेन क्लेम करता था कि सुपरवाइज द इंटरनल गवर्नमेंट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, कि प्रिंसली स्टेट्स के अंदर के काम को वो सुपरवाइज कर सकता है। तो वो न केवल डे टू डे अफेयर में वो इंटरफेयर करते थे अपने रेजिडेंस, लेकिन इंसेस करते थे अपॉइंटिंग एंड डिसमिसिंग ऑफ मिनिस्टर अदर हाई ऑफिशियल्स। समटाइम्स रूलर थे themselves removed or deprived their powers, वो रिमूव वो वास कर दिए गए। इसके पीछे मोटिव क्या था कि ब्रिटिश डिजायर था कि इन स्टेट्स को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि इन स्टेट्स को एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए ताकि उनका इंटीग्रेशन ब्रिटिश इंडिया के साथ हो सके। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अगेन। Why they were interfering to day-to-day affairs of the states? Why they insisting appointment of ministers? Why they remove the rulers? एक मोटिव क्या था? उनका डिजायर था कि इन स्टेट्स को अगर हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में डाल देंगे तो ब्रिटिश इंडिया के साथ उनका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और यह जो ब्रिटिश इंडिया के साथ इंटीग्रेशन था, यह ऑल इंडिया रेलवेज, पोस्टल, टेलीग्राफ, करेंसी, कॉमन इकोनॉमिक लाइफ, इससे और स्ट्रेंथन और इंकरेज हो रहा था। दूसरा क्या था? इट वाज द फर्स्ट मोटिव। दूसरा मोटिव था पॉपुलर डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट। दूसरा क्या था कि जो एक पॉपुलर डेमोक्रेटिक और नेशनल मूवमेंट था इन मेनी ऑफ द स्टेट्स, उसमें इंटरफेरेंस किया जा सकता है। इंटरफेरेंस, जो स्टेट में पॉपुलर डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रहा था, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट की आंधी आ रही थी, उससे रोकने में सहायता मिलेगी। तो एक तरह से ब्रिटिश रूलर ने हेल्प किया सप्रेस दीज मूवमेंट्स। इस प्रक्रिया ने ब्रिटिश अथॉरिटीज को हेल्प किया, रूलर्स ने हेल्प किया सप्रेस द मूवमेंट। दूसरी तरफ जो मोस्ट सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एब्यूजेस, ये दोनों लिख देंगे आपके ऑप्शन में, कि जो ब्रिटिश पॉलिसी राजाओं के प्रति चेंज हुई, उससे एक तो ब्रिटिश अथॉरिटीज को हेल्प किया रूलर्स ने पॉपुलर मूवमेंट को रोकने में, दूसरे साथ साथ तो एडमिनिस्ट्रेशन के अब्यूजेस थे इन स्टेट्स में, उसको भी एलिमिनेट किया। यू कैन नॉट डिस्काउंट दिस ऑल्सो। यह सुधारवादी कदम भी था, क्योंकि जो रूलर्स थे बहुत सामंतवादी थे, उनके अंदर किसी भी तरह की कोई सोच नहीं थी। वो किसी भी तरह से ऐसा नहीं करना चाहते थे कि उनके हितों को नुकसान पहुंचे, और जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है उनके हितों को नुकसान पहुंचाएगा। बस करें, यू आर टायर्ड। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी 1857 और 1857 के बाद, 1857 के पहले हाफ हार्टेडली और हेस्टिंगली इंडिया को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की गई, लेकिन 1857 के बाद रिएक्शनरी पॉलिसी आ गई। अब जो रूलर्स थे 1857 के बाद, वो कंप्लीट रिएक्शनरी हो गए। किसी भी तरह के वो सुधारवादी कदमों पर उनका कोई विश्वास नहीं रहा। जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की,
वह न केवल प्रिंसेस में अख्तियार की गई, वो क्या किया उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू की। प्रिंसेस को लोगों के खिलाफ किया, प्रोविंस को प्रोविंस के खिलाफ किया, कास्ट को कास्ट के खिलाफ किया, ग्रुप को ग्रुप के खिलाफ किया, हिंदूज को मुस्लिम के खिलाफ किया। तो गवर्नमेंट ने एक क्लेवर पॉलिसी 1857 के बाद यूज की कि जो गवर्नमेंट सर्विस थी, क्योंकि उस समय रोजगार के अवसर कम थे, कोई मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी, तो जो सरकारी सेवा थी वह एकमात्र जीवन यापन का साधन हुआ करती थी। तो उन्होंने सरकारी नौकरियों के नाम पर लोगों में एक विभेद करना शुरू किया। तो जो उनका एक दृष्टिकोण था कि उन्होंने रिलीजियस लाइन्स में, एजुकेटेड इंडियंस में जो इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल बैकवर्डनेस था और जो नियर एब्सेंस था सोशल सर्विस का, उसके कारण सारे जो एजुकेटेड इंडियंस थे डिपेंडेंट थे गवर्नमेंट जॉब में, सर्विस में। इसको लेकर उन्होंने एक विभेद करना शुरू किया। हॉस्टिलिटी टू एजुकेटेड इंडियंस। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने इंकरेज किया मॉडर्न एजुकेशन को 1833, और जो यूनिवर्सिटीज स्थापित हुई कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में, हायर एजुकेशन बढ़ने लगा। अब मेनी जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिफ्यूजल बाय एजुकेटेड इंडियंस टू पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट। तो शुरू में उन्होंने इस बात की तारीफ की कि जो एजुकेटेड इंडियंस थे वह रिवोल्ट के अगेंस्ट, लेकिन उन्होंने इस पॉलिसी को चेंज कर दिया। नाउ वो एक्टिवली होस्टाइल हो गए हायर एजुकेशन पे। क्यों? ये जो एजुकेटेड लॉर्ड था ये नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू कर दिया और कांग्रेस की स्थापना हो गई। तो जो एजुकेटेड इंडियन की तरफ से पॉलिसी थी वो ए एंड बी, ये 2 फेजेस में है। फेज ए, क्योंकि एजुकेटेड इंडियंस ने 1857 के रिवोल्ट में they supported the British Empire, therefore they are happy and favored them. But soon those educated Indians had started the drain of wealth theory and economic exploitation of British Empire. उन्होंने और started the national movement, कांग्रेस की स्थापना करने लगे, वो उनके अगेंस्ट हो गए। जमींदार के साथ वही किया जो उन्होंने राजाओं के साथ किया। ग्रुप ऑफ इंडियंस थे, इनको लगा लैंडलॉर्ड्स हैं, वह उनको मदद करेंगे ब्रिटिश राज के कंसोलिडेशन में। उन्होंने कहा दे आर द ट्रू लीडर्स ऑफ द इंडियन। सोशल रिफॉर्म बंद कर दिया गया। जो पॉलिसी ऑफ थी कंजर्वेटिव जो क्लासेस आगे ऐलान कर गए, और उन्हें जो पॉलिसी थी हेल्पिंग सोशल रिफॉर्म वो फिनिश कर दिया गया। से एक लेक्चर का और लगेगा। टेल मी व्हाट यू वांट, बताइए।